हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी को मैंने कल कहा था कि जब एक एक सीरीज हम पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक या पॉलिटिक्स पढ़ा या हमने पंचायती राज डिसेंट्रलाइजेशन ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इसमें एक चैप्टर अगला है आपके सिलेबस का पार्ट है ह्यूमन राइट। आपको मैंने ये भी कहा था कि पॉलिटी की जो प्रैक्टिस सीट है या पॉलिटी की जो प्रैक्टिस सीट भी आप लगा सकते हो। दूसरा काम आप ये कर सकते हो कि पॉलिटी की जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स की प्लेलिस्ट है उसको भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ये 2 यूनिट को कवर करेगा कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके। क्योंकि इसके बाद जो हम लोग यूनिट 5 करने वाले हैं वो भी हमारे दूसरे CUT PG पॉइंट चैनल पे, उस पर हमने अलग अलग यूनिट का फोल्डर ही बना दिया है। इस पे जैसे एक ही यूनिट में मिलेगा, बहुत सारी इस पे टारगेट है, उस पे ये बात नहीं है, याद रखिएगा। तो आपको अलग अलग यूनिट के सारे वीडियो मिल जाएंगे वहां, अगर आप करना चाहते हो तैयारी तो बहुत बढ़िया है। ठीक है ना। चलो शुरुआत करते हैं। ह्यूमन राइट्स आर द बेसिक राइट्स। ह्यूमन राइट्स आपका अगला टॉपिक था, मैंने आपको सिलेबस में दिखाया हुआ है। सो अगर आप सिलेबस नहीं जानते हो, तैयारी की रणनीति नहीं जानते हो, तो सिलेबस आप यहां देख लो, मैं आपको क्लियरली दिखा देता हूं। ह्यूमन राइट यहां पे लिखा हुआ है क्लियरली। ठीक है। इसके बाद है सोशल जस्टिस। पहले ह्यूमन राइट को समझते हैं, भाई ह्यूमन राइट है क्या। देखो चैप्टर्स एक एक करके धीरे धीरे आपको करते चलने हैं। डेफिनेशंस पे आते हैं, सीधा समझाऊंगा मैं हिंदी में। ये सारे टॉपिक इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, मैं बस यहां दिखाता हूं टाइम सेविंग के लिए कि आप एक ही लैंग्वेज में देखो। और आपको नोट्स चाहिए, इसकी ई बुक चाहिए तो आप ले सकते हो, मेरे बारे में आपको मालूम है, ज्यादा मुझे बताना नहीं है। ठीक है। इस फील्ड का मैं एक्सपर्ट हूं, ये आप ही लोगों का प्यार और दुलार है, मैं खुद से नहीं, ये आप ही लोगों के दिए गए तमगे से बात कर रहा हूं। ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स क्या होता है। सपोज दैट यू आर अ ह्यूमन बीइंग, तो आपको ये लगता होगा मेरे लिए, मैं आदमी हूं तो मुझे सांस लेना मतलब जरूरी है मेरे लिए। ठीक है, आपको ये लगता होगा, आप कहीं ना कहीं सोचते होगे कि भाई मैं आदमी हूं तो मुझे सांस लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पीने के लिए साफ पानी मिलना चाहिए, ये सब मेरा राइट होता चाहिए। मैं मानव हूं इसलिए मुझे कपड़े मिलने चाहिए, खाना मिलना चाहिए, मुझे ये लगता है। आपका भी ये मानना होगा कि भाई ह्यूमन राइट हमारा कुछ हो सकता है, जैसे हमें सांस लेने की आज़ादी होनी चाहिए, हमें लोगों से बात करने की आज़ादी होनी चाहिए, है ना, ये सब होने चाहिए। तो एक्चुअली ह्यूमन राइट्स आर द बेसिक राइट्स एंड फ्रीडम टू विच ऑल इंडिविजुअल्स आर इंटाइटल्ड रिगार्डलेस ऑफ नेशनैलिटी, जेंडर, इथनिसिटी, रिलीजन और एनी अदर स्टेटस। देखो ह्यूमन राइट्स वो मतलब इस तरीके के राइट्स होते हैं या अधिकार होते हैं जो सिर्फ इस बेस पे दिए जाते हैं कि आप इंसान हो, मतलब आप जानवरों से अलग हो, आप इंसान की कैटेगरी में हो, इसलिए आपको इंसानी के राइट यानी कि ह्यूमन राइट दिया जाएगा, चाहे आप किसी देश के हो, किसी जेंडर के हो, किसी इथनिसिटी के हो, किसी रिलीजन के हो या किसी अलग स्टेटस के हो। दे आर कंसिडर्ड इनहेरेंट, इनअलाइनेबल एंड यूनिवर्सल। ये याद रखिएगा, ये इनहेरेंट होता है, यूनिवर्सल होता है, इनअलाइनेबल होता है। ठीक है ना, ये क्लियरली आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं की कैरेक्टरिस्टिक्स में। यूनिवर्सल यानी एप्लीकेबल टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स एवरीवेयर, ये सभी इंसानों के बारे में, जो भी इंसान है, एलियन नहीं, उनके लिए एवरीवेयर लागू होता है। इनअलाइनेबल मतलब ये टेकन अवे नहीं किए जा सकते हैं, इनको लाइन करके रखना है, अलाइन करके रखना है, सॉरी, ये आपसे दूर नहीं जा सकते हैं। क्लियर है। इनडिविजिबल यानी ऑल राइट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, ये सभी के सभी राइट्स जो हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। इंटरडिपेंडेंट, रियलाइजेशन ऑफ वन राइट ऑफन डिपेंड्स ऑन अदर। माय डियर स्टूडेंट, आपको अब फिर से मॉक टेस्ट, फ्री वाले मॉक टेस्ट का मैं आपको बता दूं, फ्री वाले मॉक टेस्ट जो भी आप टॉपिक ये सब पढ़ रहे हो, इनका एक एक करके, एक तो सारे टॉपिक आप करते चलना, इनके एक एक टॉपिक पे मॉक टेस्ट आएगा। ठीक है, मेरा टारगेट रहता है 15 से 25 क्वेश्चन, लेकिन कोई टॉपिक ऐसा है जिसे 15 क्वेश्चन ही बनेंगे, तो उस पर ज्यादा क्वेश्चन देने का कोई फायदा नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके लिए ये सारा कुछ फिर से शुरू होने वाला है, हमारा मॉक टेस्ट या हमारा स्टडी मटेरियल सब कुछ अवेलेबल है, अलग अलग, पूरी बैच तो अवेलेबल है ही। आपको ये ध्यान रखना है। इंडिविजुअल यानी ऑल राइट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। इंटरडिपेंडेंट मतलब रियलाइजेशन ऑफ वन राइट ऑफन डिपेंड्स ऑन अदर। आपको एक राइट का रियलाइजेशन तभी होगा जब आप दूसरे राइट्स को मतलब समझो। जैसे मान लो लिबर्टी एंड इक्वालिटी, आप समझिए इसको, लिबर्टी का सेंस इक्वालिटी के बगैर बेकार है। मान लो आप समाज में समानता दे ही नहीं रहे हो, ठीक है, समाज में कोई समानता नहीं है, तो आप इक्वल हुए कहां से।
इक्वल नहीं हुए तो आप लिबरल हुए कहां से, आप में लिबर्टी आई कहां से? क्लियर है ये चीज? राशनल रियलाइजेशन ऑफ वन राइट ऑफन डिपेंड ऑन अदर, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ये चीज याद रखिएगा। तब जब इक्वालिटी होगी, लिबर्टी होगी, तब सोशल जस्टिस आएगा, नहीं तो ये नहीं आता है। कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स में याद रखिएगा सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, जैसे राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू वोट, जैसे मैंने अभी वोटिंग दी है, वोटिंग की है, तो ये हमारा सिविल एंड पॉलिटिकल राइट है। हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी इसे किस राइट के अंदर रखा गया है, जल्दी से बताइएगा? सिविल एंड पॉलिटिकल। सिविल मतलब कुछ नागरिक अधिकार हैं, आप किसी देश के नागरिक हो, उस तरह से आपके कुछ अधिकार हैं। राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये सब यहां पे है। इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, राइट टू वर्क, एजुकेशन, हेल्थ एंड सोशल सिक्योरिटी, ठीक है ना, ये याद रखिएगा कि इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स में क्या हो जाएगा भाई, आपको काम करने का अधिकार है, आपको पढ़ने का अधिकार है, आपको हेल्थ का अधिकार है। आप देखते होंगे हमारे देश में हेल्थ जो है वो सरकारी अस्पतालों में मिलती है, वो कैसे मिलती है, वो यहाँ के जनता पे डिपेंड करता है। सोशल सिक्योरिटी, ये सब आपको मिलना है। कलेक्टिव और सॉलिडारिटी राइट्स, राइट टू डेवलपमेंट, पीस एंड अ हेल्दी इन्वायरमेंट। राइट टू डेवलपमेंट का क्या मतलब है? पीस एंड अ हेल्दी इन्वायरमेंट, समझिए इसको कि आपको विकास करने का अधिकार है, आपको शांति का अधिकार है, आपको हेल्दी इन्वायरमेंट का अधिकार है, ये सारी चीजें यहां पे हैं। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, क्लियरली ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ये 1948 का एक डॉक्यूमेंट है। हालांकि आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है कि ये 1948 में आया था, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में इन सब की चर्चाएं और इन पे मीटिंग्स, ये सब चीजें तो हैं ही, लेकिन सबसे जरूरी बात, इस डिक्लेरेशन में किस किस तरीके की राइट्स की बात की गई है, ये जब आप अपर लेवल में जाओगे तो वहां ये सब पढ़ना है आपको। यूएन, यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, यूनिवर्सल है ये हर जगह लागू होगा, 1948 में आया था। इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ICCPR, ये भी आया है। फिर इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल राइट्स, फिर कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन। अगर आपको याद होगा तो मैंने इसके लिए एक वीक या मंथ या डे की बात बताई थी आपको। इलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन, इसका एक डे है, बताइए जल्दी से जल्दी कमेंट करके अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तब। कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड, CRC जिसे कहते हैं, इतने सारे कन्वेंशन हैं ह्यूमन राइट्स के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भाई इंडिया में क्या है, आपको याद रखिएगा, यहां पॉलिटी इंटीग्रेटेड पार्ट है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप सभी को ये लग रहा होगा कि सर हिंदी में नहीं रखते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। क्लियरली याद रखिएगा, ये किताब की ड्राफ्टिंग में मैंने बहुत समय और बहुत अपना योगदान दिया है। मैं डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ ऑफिसर था, बहुत सारे मेरे अचीवमेंट्स हैं, आप देख लो। इवन कि मैंने इस साल DU-LLB BHU-LLB का एग्जाम भी दिया था, हालांकि वो सब मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है। CDS एग्जाम निकाला, बहुत सारे एग्जाम्स निकाले हैं। तो ये बुक अगर आपको चाहिए, हिंदी में या इंग्लिश में अवेलेबल है, तो आप यहाँ से डेफिनेटली ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, आपके लिए हम अवेलेबल हैं। साथ ही साथ आपको जब हम ऐड करेंगे, याद रखिएगा, जब हम ऐड करेंगे आपको अपने टेलीग्राम के ग्रुप में, तो वहां हम आपको एक गाइडेंस एंड मेंटोरशिप प्रोवाइड करते रहेंगे, चाहे वो लॉन्ग वीडियो हो, शॉर्ट वीडियो हो, आपकी प्रॉब्लम समस्याओं को सुनते हैं और उसका सॉल्यूशन देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे बहुत बार सोचते हैं कि सर पढ़ेंगे, ये करेंगे, देख लो यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है ना, तो आओ हिंदी में भी थोड़ा पढ़ते हैं। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट एक ह्यूमन राइट ही है जो 12 से 35 तक समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये तो फंडामेंटल राइट आपने पढ़ा होगा, पॉलिटी की प्लेलिस्ट में मेरे है, तो वहां से आपको मिल जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता और अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये सब यहाँ पे अवेलेबल है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट हो अगर आप तो आ जाओ, इंग्लिश वाले में आते हैं फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, प्रोटेक्शन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये सब आपके अवेलेबल हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एम टू सिक्योर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, रोल ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है ना, रोल ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन established in 1993 under the Protection of Human Rights Act, investigates complaints of human right violations, समझ में आ गया, recommends policies and safeguards, क्लियर है ये चीज। चलिए
चैलेंजेस टू ह्यूमन राइट्स, जेंडर बेस्ड वायलेंस, कास्ट एंड रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। अब देखो एक चीज मैं आपको समझाऊं, यहाँ ह्यूमन राइट्स में क्या क्या चैलेंज आ रहा है। अब जेंडर बेस्ड वायलेंस है, जो घर में डोमेस्टिक वायलेंस आप कह सकते हो, या आप बाहर भी कह सकते हो, जो महिलाओं के खिलाफ घृणा, नफरत या सेक्सुअल वायलेंस, इस तरीके की चीजें होती हैं। तो ये ह्यूमन राइट्स के एक बड़े चैलेंज है। एक तो आइडेंटिफाई करना, जस्टिस दिलवाना, और ये एक ऐसी चीज है कि जस्टिस दे करके भी आप क्या कर लोगे, वो वाली बात हो जाती है। एक महिला का आई थिंक रेप केस चल रहा था 34-35 साल तक। आप सोचो कि वो कोर्ट में हियरिंग के लिए किस बेस पे जाएंगी। आप समझ रहे हो इस चीज को। कास्ट एंड रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, कस्टोडियल टॉर्चर एंड डेथ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सब चैलेंजेज हैं। इंटरनेट शटडाउन और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जैसे देखो सरकारें क्या करती हैं, इंटरनेट बंद कर देती हैं। इंटरनेट बंद करने का फर्क क्या पड़ता है, इंटरनेट बंद कर दोगे तो कोई आवाज ही नहीं उठा पाएगा। इंपॉर्टेंस इन सोशियोलॉजी, ह्यूमन राइट्स आर सेंट्रल टू द सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्टिस, इक्विटी, डिग्निटी एंड सोशल वेलफेयर। ये सोशियोलॉजी में इसका इंपॉर्टेंस है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये इसलिए जरूरी है भाई, ह्यूमन राइट्स नहीं होंगे तो आपको ना जस्टिस की आप वैलिडिटी कर सकते हो, इक्विटी की कर सकते हो, ना डिग्निटी की। समझ में आया बात। दे इंटरसेक्ट विथ इश्यूज ऑफ क्लास, कास्ट, जेंडर एंड ग्लोबलाइजेशन। क्लियर है ये चीज। ये किस तरीके से भाई करेंगे, कास्ट, क्लास, जेंडर एंड ग्लोबलाइजेशन में इंटरसेक्ट करते हैं। क्लियर हो गया। अब कंक्लूजन समझते हैं इसको। ह्यूमन राइट्स ensure that dignity and freedom of individuals are essential for the functioning of democratic society. Upholding them require vigilance, accountability and active participation of all citizens. क्लियर हो गया, ये याद रखिएगा। तो ह्यूमन राइट्स का मतलब तो आई थिंक आपको ये चीजें क्लियर हो गई। अब अगला टॉपिक जाने से पहले मैं आपको कुछ टास्क देना चाहता हूं, जो मैं चाहता हूं कि आप लोग करो इसको। क्योंकि देखो अगर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आपसे 1948 पूछ दिया तो ठीक है, आपको कौन से किस तरीके के राइट्स हैं। राइट बेसिकली फंडामेंटल राइट की मैं बात कर रहा हूं। तो फंडामेंटल राइट ये पॉलिटी में पढ़ा जाता है, ये भी क्लियर है आपको। इसमें कुछ मुझे नया नहीं समझाना है, पॉलिटी का ये पार्ट है। आर्टिकल 12 से 35 तक ये है। अगर आर्टिकल 12 देखोगे तो ये स्टेट की परिभाषा है। इसी तरीके से 13, 14, 15 अलग अलग आर्टिकल्स हैं। अगर ये सारे आर्टिकल्स आपको नहीं याद हैं तो आप पढ़ाई छोड़ दो। क्योंकि देखो अगर बिल्कुल भी आप जानते ही नहीं हो तो आप एग्जाम पास नहीं कर पाओगे, बहुत अच्छे पोजीशन पे नहीं रह पाओगे। कुछ मुश्किल है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। आपको मैंने ट्रिक से याद करवाया हुआ है, उस ट्रिक से आपको याद भी करवाया है और आपको प्रैक्टिस भी करवाया हुआ है। तो आप प्रैक्टिस कर लो, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अगला टॉपिक हम लोग सोशल जस्टिस पढ़ने वाले हैं, सामाजिक न्याय। हिंदी वाले बच्चे अगर हो गए आप तो सामाजिक न्याय। इसी तरीके से डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी भाग 4 में है। देखो फंडामेंटल राइट हमारा भाग 3 में है, यानी कि पार्ट 3 में है, और डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये भाग 4 में है। तो कहानी कहां से शुरू होती है और कहां आपको समझना है, याद रखिएगा इन सारे आर्टिकल्स को। ये भी 36 से 51 तक आपके आर्टिकल आपको याद करने हैं, याद होने चाहिए, ठीक है, तभी आप एग्जाम निकाल पाओ। क्योंकि देखो घुमा फिरा करके मैचिंग में किसी तरीके से पूछेगा ही पूछेगा। अगर आपको ये याद नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपको। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका क्या रहती है। हमारे देश में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, आपने नहीं पढ़ा है तो जान लो। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 1993 में बना है, तो ये ह्यूमन राइट का पार्ट है। क्लियर हो गया ये चीज, ये ह्यूमन राइट का पार्ट है। अब इसमें मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच करना, सरकार के नीतियों और सुरक्षा उपाय को सुझाना, जन जागरूकता और मानवाधिकार को शिक्षा को, ये हालांकि हमने अलग चैप्टर में पढ़ा दिया है तो आपको ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एनएचआरसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्या, चलो कॉन्स्टिट्यूशनल। आपको थोड़ा यहां मैं बेसिक इंफॉर्मेशन दे दूं जो आपको शायद समझ में नहीं आता होगा, शायद ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होते हैं। संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। यहां समझिए, आपको मैं समझाता हूं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिनको डायरेक्टली आपको इजी लैंग्वेज में, जिसका कोई आर्टिकल है या कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र किया गया है, ठीक है ना, कोई ना कोई आर्टिकल है, तो जाहिर सी बात है जनरली यही होगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जैसे मान लो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में यूपीएससी होता है, एसपीएससी होता है, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, इन सब के बारे में बात की गई है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या कहलाता है।
और एक होता है स्टैट्यूटी या एक्ट्स, स्टैट्यूटी या एक्ट्स। तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में जिनके लिए कोई आर्टिकल नहीं है, नो आर्टिकल नो प्रोविजन, नो आर्टिकल नो प्रोविजन। क्लियर हो गया, ये ध्यान रखिएगा, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। जैसे इसमें मान के चलते हैं आपका एनएचआरसी है, एनएचआरसी के लिए एक एक्ट आया है, तो स्टैट्यूटी या एक्ट आया हुआ है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 1993 में एक्ट आया था, रिसेंटली इसमें रिफॉर्म किया गया है। कोई भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, पहले इसके चीफ जस्टिस जो रिटायर्ड होते थे वही इसके हेड बनते थे, और इसके मेंबर्स वगैरह इन सब चीज़ों का था, तो उसमें थोड़े नियम बदलाव किए गए हैं, वो हमने आपके वीडियो में बताया हुआ है। तो एनएचआरसी के लिए एक्ट आया, तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, लेकिन ये एक तरीके से हम बोले तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या कुछ इस तरीके का होता है। नीति आयोग के बारे में आपका क्या ख्याल है? नीति आयोग को एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से, जैसे प्लानिंग कमीशन को लाया गया था, एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से लाया गया। नीति आयोग के हेड कौन होते हैं भाई? ये पीएम होते हैं, और इसके वाइस प्रेसिडेंट आप रट्टा मारते होगे, अभी के नीति आयोग का वाइस प्रेसिडेंट कौन है ये आप कमेंट करना। तो समझ में आ गया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होता है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये आपके एनएचआरसी किस कैटेगरी में आएगा, नॉन या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में, जरूर बताइएगा, आपको क्लियरली सब कुछ समझ में आने लगेगा। क्लियर है ये चीजें? चलिए, अब इनका काम क्या है, मानवाधिकारों को समय, ये तो आपने देखा ही होगा, मैंने वहां पढ़ाया आपको, और धीरे धीरे करके छोटे छोटे 20-25 मिनट की क्लास होती है, लगातार करना है, और एक टाइम आएगा आपका सिलेबस खत्म हो रहा है। थैंक यू सो मच।